Good morning, friends. Welcome back. Let's start the next video and the last topic of company accounts, in which the company is issuing its share for consideration other than cash. इस केस में कंपनी अपने शेयर्स को कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन और चीज़ के लिए इशू कर रही है। तो इस कंडीशन में हम किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग यहाँ भी बहुत सिंपल होगी, अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सिचुएशन। तो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या है। इन सम कंडीशन द शेयर्स इज यूज्ड एज पेमेंट टूल फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स। कोई सामान खरीदने के लिए हम लोग, कोई पेमेंट करने के लिए हम लोग पैसे के बदले शेयर्स का इशू कर देते हैं। द वेंडर्स फ्रॉम whom it has purchased assets agrees to accept the payment in form of fully paid shares of the company issued to them। तो कंपनी उनको क्या करती है, शेयर्स देती है। बोलते हैं कि भाई ये 10 रुपये के, मान लो 100 रुपये देना है मुझे, तो मैंने उनको 10 रुपये वाले 10 शेयर्स दे दे, बोले ये लीजिए 10 शेयर्स, ये हमारे कंपनी के हैं, इनकी कीमत 100 रुपये है। और अगर वेंडर एग्री होता है तो हम लोग उसको शेयर्स इशू कर देते हैं। These shares can also be issued at par। इनको पार पे इशू किया जा सकता है और इनको प्रीमियम पर भी इशू कर दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पार पे करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स और वो हमारा अमाउंट ऑफ शेयर, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की फेस वैल्यू जो होगी वो हमारे परचेज कंसिडरेशन के बराबर होगी। जबकि प्रीमियम पे करेंगे तो टोटल जो हमारा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम को ऐड करके हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। आगे देखते हैं, कंडीशन में आगे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो क्या क्या कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं हमें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। हमारा कंसिडरेशन मतलब टोटल पेमेंट करना कितना है, पहले ये निकालना है आपको। और फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन, और उस कंसिडरेशन के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इशू, कितना नंबर ऑफ शेयर्स किया गया है। अगर पार पे है तो कितना होगा, प्रीमियम पे है तो कितना होगा। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का अमाउंट कैलकुलेट करने पे क्या हम लोग, इस कंसिडरेशन का मतलब क्या है। कंसिडरेशन मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न फॉर इशूइंग द शेयर। शेयर को इशू करने के रिटर्न में हमें पैसा तो मिल नहीं रहा है, पहले पैसा मिलता था, अब हम उस पैसे के बदले क्या पा रहे हैं, उस कंसिडरेशन को, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंसिडरेशन। मान ये अक्सर सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग, कंपनी कोई बिजनेस खरीदती है, बड़ा बिजनेस खरीदती है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक बिजनेस खरीदा हमने जिसमें एसेट्स हैं 10 लाख रुपए की और लाइबिलिटीज़ हैं 2 लाख रुपए की। तो मेरे परचेज नेट एसेट मेरे कितने हो गए, 8 लाख। और अधिकतर टाइम में ये 8 लाख ही आपके अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन होता है। देखिए आप लोग समझिए कि मैंने एसेट खरीदा उस कंपनी में 10 लाख रुपए का, जबकि उस कंपनी की देनदारी भी थी जो मैंने ले ली उस कंपनी को खरीदने के साथ ही, वो 2 लाख की थी। तो मुझे टोटल एसेट कितने मिल रहे हैं, 8 लाख रुपए। तो ये अगर सिंपल कंडीशन है तो यही हमारा परचेज ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन होगा। लेकिन अगर इसमें कंडीशंस एडेड हैं तो हम लोग उसको देखेंगे। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है कि अगर नेट एसेट, मतलब ये 8 लाख रुपए जो हम लोगों ने यहाँ पे जो 8 लाख रुपए लिए हैं, ये 8 लाख रुपए अगर परचेज कंसिडरेशन से कम है तो नेट एसेट जो 8 लाख रुपए, मान लो मेरा एसेट है 8 लाख रुपए का, लेकिन मुझे पे करना पड़ रहा है 10 लाख रुपए, 9 लाख रुपए मुझे पे करना पड़ रहा है। मतलब 1 लाख रुपए क्या है, 1 लाख रुपए मैंने उस कंपनी के गुडविल के लिए दिया। द इंटेंजिबल एसेट which cannot be seen but which can be felt, and this is known as purchased goodwill। the difference is known as purchased goodwill, जिसके बारे में हम लोगों ने पार्टनरशिप के दौरान भी डिस्कस किया था कि परचेज गुडविल को अपनी बुक में दिखाने का पूरा अधिकार होता है हमें। अगर दूसरी कंडीशन है कि नेट एसेट हमारे परचेज कंसिडरेशन से कम है, मान लीजिए हमारा नेट एसेट जिस तरीके से इस केस में हमारा 8 लाख रुपए का है और मान लीजिए हमारा परचेज कंसिडरेशन सिर्फ 7 लाख रुपए है।
सिर्फ मुझे 7 लाख रुपए देने हैं। तो ये जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू इनकम कंपनी इज गेटिंग, सो इट विल बी केप्ट इन अ कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये डिफरेंस का ट्रीटमेंट आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से होना है। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा चीज़ें और क्लियर होंगी। सो डोंट वरी, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर इशूड। अब दूसरा कैलकुलेशन है कि जो शेयर इशू होना है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है कंसिडरेशन का वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड विल डिपेंड अपॉन द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इशूड। कौन सी प्राइस पे, अगर फेस वैल्यू पे कर रहे हैं तो उस वैल्यू को लेंगे, और अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो हमारा जो फॉर्मूला इससे निकल के सामने आएगा, अमाउंट पेएबल, जितना भी अमाउंट, मान लीजिए 8 लाख रुपए हमें पे करना है तो 8 लाख रुपया हो गया, डिवाइडेड बाई इशूड प्राइस। 10 रुपये का शेयर है, मैंने 10 रुपये का शेयर, 100 रुपये का शेयर है, मैंने 100 से उसको डिवाइड कर दिया। मतलब कुल हमारे पास कितने आएंगे, 8000 शेयर्स हमें इशू करने हैं। अब देखते हैं अमाउंट पेएबल क्या है। तो अमाउंट पेएबल इज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जो कि पेमेंट करने का डिसीजन लिया गया है कंपनी द्वारा। और इशू प्राइस कुड बी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, अगर वो पार पे इशू हुआ है, एंड इट कुड बी वैल्यू ऑफ शेयर प्लस अमाउंट ऑफ प्रीमियम इफ द शेयर्स आर इशूड ऑन प्रीमियम। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है सवाल सॉल्व करते समय। अब देखते हैं कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है हमें। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम कि अकाउंटिंग विल बी डन एट बोथ स्टेजेस। दोनों स्टेजेस पे अकाउंटिंग होनी है। जब हम लोग परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तब भी, और जब हम लोग शेयर्स इशू करेंगे फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश। तो कंसिडरेशन के टाइम पे पहले ही तो एक घटना होगी क्या, कि हम लोग एक बिजनेस परचेज करेंगे। सेम एग्जांपल हम लोग फिर से लेते हैं, एसेट, लाइबिलिटी और नेट एसेट हमारा निकल के आ गया। तो एंट्री विल बी मेड फॉर, इसको परचेज अगर किया तो यहाँ पे 2 एंट्री बनेंगी, पहली परचेज की और दूसरी पेमेंट की। तो परचेज की सिंपल एंट्री क्या बनेगी, परचेज की एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट एंड टू वेंडर। जो भी हम लोग वेंडर को पेमेंट करने वाले हैं उसकी अमाउंट, उसकी एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट। जो भी वेंडर का जो अमाउंट हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है वो हम लोगों ने इस वेंडर के अकाउंट में यहाँ पे पोस्ट किया। टू शेयर कैपिटल, अगर हम लोगों ने वेंडर को कैश के अलावा शेयर कैपिटल से पेमेंट किया है तो हम लोग, कई बार ऐसा होगा कि कुछ पेमेंट कैश से करेंगे, कुछ पेमेंट शेयर कैपिटल से करेंगे, तो उनकी एंट्री आसान है, हम लोग कर लेंगे। मुझे यकीन है कि आप भी उसको आसानी से कर ले जाएंगे। आगे चलते हैं, लेट्स सी टू कंडीशन इन पेमेंट। अगर नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन से कम है, मतलब परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, इट मीन्स वी आर पेइंग फॉर गुडविल, वी आर परचेजिंग एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट बोथ। तो वी विल मेंशन वेंडर अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा हमने वेंडर को एसेट्स के लिए दिया और कुछ गुडविल के लिए दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर हमें कैपिटल रिजर्व मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, हमने कम ज़्यादा का सामान कम पैसे में ले लिया है, तो वेंडर अकाउंट वहाँ भी डेबिट होगा, लेकिन शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हमारा कैपिटल रिजर्व भी वहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है, ये चीज़ें बस एक बार आपको परिचित करने के लिए है, सवाल लगाते समय इन पे और भी डेप्थ में डिस्कशन किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और अगर इस वीडियो में कुछ ऐसा रह गया है जो आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो योर डाउट्स। आपके डाउट्स मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि मुझे क्या आपको बताना है, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। तब तक के लिए दोस्तों, अगले वीडियो के आने तक के लिए दोस्तों, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी ज़रूरत हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और
थैंक्स।